हेलो स्टूडेंट। आज का अपना महत्वपूर्ण बिंदु है राज्यसभा की रचना। हम टॉपिक पढ़ रहे थे केंद्र सरकार और उसका महत्वपूर्ण बिंदु है राज्यसभा की रचना या संगठन। यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के संगठन में महत्वपूर्ण 5 बिंदु आते हैं। सदस्यों की संख्या, निर्वाचन, सदस्यों की योग्यताएं, उनका कार्यकाल और उनके पदाधिकारी। इसमें पहला है सदस्यों की संख्या। यदि हम राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250। अधिकतम सदस्य संख्या। इसमें देखें तो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सदस्यों की बात करें तो 250 अधिकतम सदस्य संख्या है। 12 सदस्य मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के द्वारा। ये शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला आदि में भारत का नाम रोशन करने वाले लोग होंगे। भारत के उत्कृष्ट लोग होंगे जो शिक्षा, साहित्य, खेल, विज्ञान इनमें बहुत अच्छा नाम भारत का इन्होंने किया होगा। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इनकी अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 12। लेकिन ये आवश्यकता अनुसार है। यदि राष्ट्रपति को लगे कि इस समुदाय की या इन लोगों की राज्यसभा में कमी है तो ऐसे लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। या वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो संख्या है वो 245 है। 245। इसके हिसाब से 12 सदस्य यदि मनोनीत होते हैं तो 233 सदस्यों का चुनाव होता है केंद्र व संघ की विधानसभाओं से। या संघ व संघ की विधानसभाओं के द्वारा। तो यहां एक बात अपने स्पष्ट हो गई। सदस्यों की संख्या 250, 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और ये होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये कौन से लोग होंगे? शिक्षा, साहित्य, विज्ञान, कला, खेल इनमें अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोग होंगे। वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा में, जिसमें से 12 सदस्य मनोनीत, तो 233 सदस्य संघ या उसके विधानसभा क्षेत्रों से आ रहे हैं। इसके बाद है निर्वाचन। तो निर्वाचन बहुत सिंपल है इसका। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से निर्वाचन होता है। यदि हम निर्वाचन की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से इसका निर्वाचन होता है। सीधे शब्दों में कहें तो जनता इसमें भाग सीधे तौर पर नहीं लेती। जनता सीधे भाग नहीं लेती है। इसमें संघ व संघ की विधानसभाएं ये भाग इसमें लेती हैं।
यदि हम सदस्यों की बात करें तो सदस्य 250 हो गए अधिकतम, 245 वर्तमान में है। निर्वाचन की बात करें तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति से इसमें निर्वाचन होता है। इसमें जनता सीधे भाग नहीं लेती है। इसमें जो विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य हैं, संघ के जो चुने हुए सदस्य हैं, वे सीधे इसमें तौर पे भाग लेते हैं। इसके बाद है सदस्यों की योग्यता। योग्यता की यदि हम बात करें तो यहाँ हल्का सा ही अंतर है, और वो है एज ग्रुप को लेकर। यदि हम आयु की बात करें, सदस्यों की योग्यता की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, इसमें बड़ा अंतर है। लोकसभा की आयु वर्ग न्यूनतम है 25, राज्यसभा का आयु वर्ग है न्यूनतम 30 वर्ष। यही सबसे बड़ा अंतर है। बाकी सारी जो योग्यताएं हैं वो समान है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, निर्वाचन आयोग द्वारा बैन नहीं होना चाहिए, निर्वाचन नामावली में नाम होना चाहिए, निर्वाचन सूची में नाम होना चाहिए। ये सभी योग्यता, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आपको बोर्ड में यही सवाल पूछा जाएगा कि राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन की योग्यता क्या है। तो निर्वाचन की योग्यता में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एज ग्रुप। और एज ग्रुप क्या है, 30 वर्ष का उम्मीदवार इसमें चुनाव लड़ सकता है। अब इसके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल की बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्यकाल ही है। वास्तव में देखा जाए तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा का कितना था, लोकसभा का था 5 वर्ष का, लोकसभा का था 5 वर्ष का। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का। ये 6 वर्ष का किस प्रकार से होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का चुनाव हो जाता है और वो नए आ जाते हैं। ये आपको समझना होगा। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 नए सदस्य आ जाते हैं। जैसे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 100%। 6 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष में जिसका यहाँ चुनाव हुआ, 4 वर्ष में वो यहाँ पहुंच जाएगा और 6 वर्ष में यहाँ पहुंच जाएगा। अगले चुनाव में वो यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जो नए चुने जाएंगे वो यहाँ आ जाएंगे। तो ये इसका कार्यकाल का सिस्टम रहता है। अब इसका अंतिम बिंदु बचा है, वो है पदाधिकारी। यदि हम पदाधिकारी बात करें तो लोकसभा में 93 आर्टिकल कहता है कि लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा, राज्यसभा, पदाधिकारी की यदि हम बात करें तो पदाधिकारी में उपराष्ट्रपति और उपाध्यक्ष, लोकसभा में 93 आर्टिकल कहता था कि लोकसभा अपने लिए उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव स्वयं करेगी, और वो भी किस में से करेगी, सदस्यों में से करेगी। लेकिन यहाँ हल्का सा चेंज है। उपराष्ट्रपति जो भी भारत का होगा वो पदेन सदस्य के रूप में राज्यसभा का भी अध्यक्ष होगा ही होगा। पदेन सदस्य का मतलब होता है एक पद के साथ दूसरा पद स्वतः ही मिल जाएगा। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाएगा। तो एक उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा स्वयं करेगी अपने में से, और उपराष्ट्रपति जो भी भारत का होगा वो अपने आप ही राज्यसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि राज्यसभा अपना
अध्यक्ष नहीं चुनती है। जो भी भारत का उपाध्यक्ष, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वह स्वतः ही राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाता है। इसीलिए इसे पदेन अध्यक्ष या पदेन सदस्य भी कहते हैं। तो पदाधिकारी दो प्रकार के, उपराष्ट्रपति जो होगा वो अध्यक्ष बन जाएगा और उपाध्यक्ष स्वतः ही राज्यसभा चुन लेती है। जबकि लोकसभा में 93 आर्टिकल इसका उल्लेख करता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से दो सदस्यों को चुनेगी, एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। यहाँ पर राज्यसभा का संगठन रचना समाप्त हुई। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है संसद के कार्य व शक्तियां। संसद के कार्यों में पहला कार्य यदि देखें तो वो है विधायी कार्य। विधायी कार्य या इसे कानून निर्माण भी कह सकते हैं। वास्तव में संसद का सबसे प्रमुख कार्य है कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। सीधा सिंपल सवाल पूछा जाता है संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, तो संसद का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। ये वास्तव में देखा जाए तो 7वीं अनुसूची इससे संबंधित है और 246वां अनुच्छेद, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार से, वैसे 4 प्रकार की सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। हम बात कर रहे हैं संसद के कार्यों की। संसद का पहला कार्य है विधायी कार्य या कानून निर्माण का कार्य। और संसद का सबसे प्रमुख कार्य, यदि सवाल आता है संसद का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य क्या है, तो वो है रूल रेगुलेशन डेवलप करना, कानून का निर्माण करना। भारत के संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वो बाद में बढ़ाकर 12 अनुसूचियां कर दी गई। उसमें से 7वें नंबर की जो अनुसूची है वो इससे संबंधित है। 246वां अनुच्छेद इसी से संबंधित है, जिसमें उल्लेखित है कि निम्न प्रकार से कानून निर्माण संभव हो सकेगा। इसमें पहली अनुसूची है संघ सूची। यदि हम संघ सूची की बात करें तो इस पे केवल और केवल केंद्र ही कानून बना सकता है। फिर है राज्य सूची, इस पर राज्य कानून बनाएगा। लेकिन बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है कि जब विधानसभा कार्य ना कर रही हो तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा इस मनोनीत कर दे, नोमित कर दे, प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर ले, तब संसद कानून बना सकती है राज्यों के लिए। समवर्ती सूची, इसमें दोनों, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र ही कानून बनाएगा। अवशिष्ट सूचियां, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का ही होगा। विधायी शक्ति, विधायी कार्य, विधायी शक्ति को अगर हम देखें तो इसे कानून निर्माण की शक्ति भी कहा जा सकता है। कानून निर्माण की शक्ति में से संबंधित अनुसूची कौन सी है? 7वें नंबर की अनुसूची है। आर्टिकल कौन सा है? 246। इसमें कितनी प्रकार की सूचियां हैं? 4 प्रकार की सूचियां हैं। पहली संघ सूची, जो किससे संबंधित है? केंद्र के कानून बनाने से संबंधित है। संघ सूची के विषय पर कानून केंद्र बनाता है। दूसरा राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के विषय वैसे तो नॉर्मली राज्य का ही अधिकार है, लेकिन अगर राज्य की विधानसभा कार्य ना कर रही हो, राज्य का प्रशासन कार्य ना कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा अगर इसे नोमित कर दे तो संसद इस पर कानून बना सकती है आपातकालीन स्थिति में। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे। विवाद की स्थिति में केंद्र ही कानून बनाएगा। अवशिष्ट सूची की यदि बात करें तो इस पर भी केंद्र ही कानून बनाएगा। तो वास्तव में देखा जाए तो ये प्रबल केंद्र की स्थापना करते हैं। जैसे
यहां भी केंद्र है, यहां भी केंद्र है, यहां भी केंद्र है और विवाद की स्थिति में यहां भी केंद्र है। इसीलिए कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। भारत को क्या कहा जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। वो इसलिए कहा जाता है कि राज्य यहां नए बन सकते हैं और हटाए भी जा सकते हैं। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी संघ। अविनाशी का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होगा। विनाशी राज्यों का मतलब जो कभी भी नए बनाए जा सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन किए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। और ये सब कौन करेगा? संघ। यानी कि भारत हमेशा रहेगा, राज्यों में परिवर्तन संभव है। जैसे 2014 में तेलंगाना बना, ऐसे नए राज्य बनाए भी जा सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन भी संभव है और इन्हें हटाया भी जा सकता है। ये सारा जो अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास, संघ के पास है और संसद इसे कार्य में लाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण किसके पास है? संसद के पास है। दूसरी जो शक्ति है वो है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। संसद का दूसरा प्रमुख कार्य है संविधान का संशोधन करना। ये है 368वां अनुच्छेद। ये उल्लेख करता है कि भारत के संविधान में संशोधन संभव है और वो किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा होगा। भारत के संविधान में संविधान संशोधन का अधिकार केवल संसद को है, राज्य की विधानसभाओं को नहीं। विधान सभाओं को नहीं। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि भारत में संविधान संशोधन केवल और केवल किसके पास है? संघ के पास है, संसद के पास है, विधानसभाओं के पास नहीं। संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 368 में इसका उल्लेख है। अब ये मुख्य रूप से तो दो प्रकार से है, लेकिन इसे हम तीन भाग में बांट के देखते हैं। पहला, साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से। दूसरा होगा साधारण प्लस विशेष। साधारण प्लस विशेष। और तीसरा होगा विशेष प्लस आधे भारत की विधानसभाएं। आधे भारत की विधानसभाएं। यदि हम बात करें कि संविधान संशोधन का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, तो 368 अनुच्छेद कहता है कि भारत के संविधान में संशोधन संभव है। इसीलिए इसे लचीला संविधान और कठोर संविधान का मिश्रण कहा जाता है। क्यों? इसको हम आगे देखेंगे। साधारण बहुमत से इसमें बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे पैराग्राफ हैं, उसमें चेंज हो सकता है। दूसरा है साधारण प्लस विशेष। दोनों को अगर देखें तो इसमें विशेष से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें लाए जा सकते हैं। तीसरा जो है विशेष प्लस आधे भारत की विधानसभाएं हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, जो इसका प्रारूप है, मूल जो संविधान है, उसमें इसी प्रकार से संविधान संशोधन होना है।